हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास की कॉपी कैसे लिखें एक ज़बरदस्त तरीका और सही तरीका आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि इतिहास की कॉपी जो है किस प्रकार से लिखा जाता है ताकि जो है आपको पूरा नंबर मिल जाए। आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें पूरा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर लिखने का तरीका सही है तो एग्जामिनर पूरा नंबर ज़रूर देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक मॉडल पेपर लेते हैं यहाँ से और जो है इसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बहुविकल्पी जो सवाल होते हैं कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा और 10 सवाल जो है आपका बहुविकल्पीय रहेगा। तो पहले इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपकी कॉपी रहेगी। आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखना है। जो भी आंसर सही होगा वहाँ पे लिख के जो है उसके आगे टिक कर देना है। बस इतना ही काम करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक लाइन गैप दिया है। कम से कम आपको एक लाइन गैप तो देना ही देना है जब अगला प्रश्न आप लिखेंगे। ठीक है, कम से कम एक लाइन और अधिक से अधिक कम से कम जो है 3 लाइन से ज़्यादा गैप भी नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए गैपिंग जो है एक लाइन का है, फिर इसके बाद नीचे भी एक लाइन का है ताकि जो है ये आंसर पूरी तरह से अलग स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, ये लिखने का पैटर्न देख लीजिए। मैं आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दूँ कैसे जो है इसका आंसर आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप ये पूरा जो है आंसर आप दे सकते हैं। इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए मैंने 2 लाइन गैप दिया है, तो आप जो है मैक्सिमम 2 लाइन 1 लाइन गैप दे सकते हैं और 1 लाइन को गैप तो देना ही देना है ताकि जो है आंसर आपका अलग दिखाई दे। ठीक है, और साफ सुथरा स्पष्ट लिखना है, कोई ज़्यादा काट पीट वगैरह नहीं करना है। ये तो बात होगी बहुविकल्पी की। बहुविकल्पी की जो है कॉपी आप कैसे लिखेंगे। अब बात करते हैं जो है अगले लघु उत्तरीय और अति लघु और विस्तृत उत्तरीय और फिर मानचित्र के और फिर आपका ऐतिहासिक तिथि पूछा जाता है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्न की तो यहाँ पे अति लघु जो प्रश्न होगा इस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पूछा है कि जो है 2 नंबर का सवाल होगा, लोथल पुरास्थल की खोज जो है किसने की थी। तो यहाँ पे 2 नंबर का सवाल है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर आपको एक एक नंबर करके दिया गया है, यानी 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 11 था। अब यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन से थोड़ा सा यहाँ पे एक हेडिंग बना लिया है कि लोथल पुरास्थल की खोज किसने की थी। तो लोथल पुरास्थल की खोज SR राव ने की थी 1955 में। ठीक है, 1955 में लोथल की जो है खोज SR राव के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। इसी पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखना है। जब भी लिखना है तो एक लाइन कम से कम एक लाइन का गैप होना चाहिए और कम से कम जो है आप एक लाइन गैप देंगे तो जो है स्पष्ट रूप से आपका अलग अलग दिखाई देगा। वैसे 2 लाइन गैप देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉपी में गलती नहीं करना है, कम से कम एक लाइन तो गैप देना ही देना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि प्रयाग प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं। 2 नंबर का सवाल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है प्रयाग प्रशस्ति और उसके बारे में लिखना है। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय और उसकी महत्ता के संबंध में वर्णन मिलता है। इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि और भी क्वेश्चन है जिनको पूरा करना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आता है तो बना बना के लिखना है लेकिन छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एग्जामिनर चेक करके पूरा 2 नंबर आपको दे देगा क्योंकि लिखने का सही तरीका है ये है। और यहाँ पे देखिए आपने हेडिंग डाल दिया, अगर आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में लिखना है कि जो है हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अगर आपसे बहुविकल्प में पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है तो हरिश्चंद्र द्वारा जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। दोस्तों, आपको जो है क्वेश्चन से ही पहले जो है थोड़ा सा हेडिंग बना लेना है ताकि जो है आंसर आपका और सुंदर स्पष्ट दिखाई दे। 1857 का विद्रोह की शुरुआत जो है ये 10 मई 1857 को हुई थी। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ पड़ता है यूपी में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये डेट हो गया और इसका ये स्थान हो गया। एग्जामिनर चेक करके पूरा 2 नंबर आपको यहाँ पे दे देगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इन सवालों को भी सॉल्व करना है। अब बात करते हैं जो है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले देखिए एक
तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे छोड़ना है अभी 2 मिनट के लिए। इसके बाद में इसको बना बना के लिखना है। अगर नहीं आता तो बना बना के कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना, लेकिन छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो पहले क्वेश्चन आता है पहले आप उसे कर लीजिए, जो नहीं आता उसे आप बाद में कर सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बारे में लिखेंगे। 5 नंबर का सवाल है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान रखेंगे, कम से कम 1 पेज में इसका आंसर देना है और मैक्सिमम 2 पेज में, 1 से 2 पेज में इसका आंसर फिनिश कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है मैंने एक नए पेज से शुरुआत किया है लघु उत्तरीय की, और उसके बाद जो यहाँ प्रश्न उत्तर नंबर 17 लिखा है, क्योंकि 16 नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 17 लिखा है। बाद में 16 करेंगे ज़रूर, लेकिन ठीक है। देखिए हेडिंग बना लेंगे प्रश्न से ही, जैन और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए पहली समानता क्या है, दोनों धर्म मानवतावादी हैं, यानी मानव को जो है मानव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मानव जो है सब कुछ है। तो यहाँ पे जो है दोनों धर्म में मानवतावादी माना गया है। दूसरा है, दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अपने कर्म पे विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। तीसरा पॉइंट है, दोनों अहिंसा मूलक धर्म हैं, यानी कोई हिंसा नहीं करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों हिंसात्मक जो है मतलब हिंसात्मक जो है काम होते हैं वो नहीं करते हैं, उसके विरोध होते हैं। ठीक है, अगला है, दोनों के अपने त्रिरत्न हैं, दोनों की यानी जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के अपने अपने त्रिरत्न हैं। ठीक है, आगे है, दोनों ही ईश्वर की सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, यानी जो संसार है, सृष्टि का जो संसार है, इस संसार का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, ऐसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म मानते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, अगला है कि दोनों ही जातिवाद का विरोध करते हैं। देखिए हिंदू धर्म में क्या है, जातिवाद का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे जो है जातिवाद का ही विरोध करते हैं। अगला पॉइंट है, दोनों का चरम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति है, दोनों का एक लक्ष्य माना गया है। और अंतिम चरण मतलब क्या होता है, अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। अगला है, दोनों ही वेद प्रमाण को नहीं मानते हैं। जो वेद प्रमाण है, जैसे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का प्रमाण को नहीं मानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो इनमें कुछ समानताएं पाई जाती है, ये समानताएं आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से पॉइंट में आप लिख लेंगे तो जो है आपको एग्जामिनर 5 नंबर आराम से दे देगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो है एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 1 पेज से 2 पेज में आंसर देना है, फिर इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो नए पेज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से अन्य जो सवाल हैं उसको भी आपको कर लेना है, बस हम आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट को यहाँ पे क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय का। विस्तृत उत्तरीय में प्रश्न दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आपको यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है कि जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के लिखिए, 10-10 नंबर का सवाल होता है। ठीक है, इसमें से आपको दोनों में से एक करना होगा, तो कोई एक प्रश्न के उत्तर के लिए जो आपको 10 नंबर मिलेगा। कैसे लिखेंगे इसको उत्तर, एक नए पेज से दोस्तों अगले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न से ही हेडिंग बना लेते हैं। पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 22, जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा यहाँ पे जरूर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ विशेषताओं को मैंने डायग्राम के माध्यम से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 फायदा होगा, एक डायग्राम के माध्यम से मैंने सारे हेडिंग यहाँ प्रदर्शित कर दिए हैं, एग्जामिनर खुश होकर पहले इस पर 1 नंबर दे देगा, बचेगा 9 नंबर, आगे जब लिखेंगे उसके बारे में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखने का सही तरीका होता है और सबसे अलग स्मार्ट तरीका होता है। देखिए डायग्राम में क्या लिखा है, प्रसिद्ध स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कुछ प्रसिद्ध स्थल प्राप्त हुए हैं जो आज भी उनके नाम जो है सामने आते हैं। ठीक है, उसके बाद है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मतलब बड़े बड़े स्नान, यानी नहाने के लिए जो है कुएं, तालाब, ये सब जो है मिले हैं। विशाल अन्नागार, जो अन्नागार मतलब अन्न रखने का जो भंडार होता है, यानी जो एक तरह से कमरा होता है, बड़े बड़े मिले हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नगर योजन, नगर योजन का मतलब ये होता है जैसे आज के दिन में शहर बसाए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पहले नगर देखने को मिलते थे। इसके बाद है निचला शहर और दुर्ग का भी प्रयोग किया गया है। निचला शहर का मतलब ये होता है कि जैसे ये
जो है पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है। तो यहाँ पर्वत के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे दुर्ग होता था, दुर्ग मतलब किला, ठीक है, किला होता था। और यहाँ पे जो है निचला शहर होता था, निचले शहर में जो है यहाँ पे लोग जैसे कि सेना के लोग, समाज के लोग रहते थे। और जो राजा महाराजा होते थे वो किले में रहते थे, ताकि जो है कोई अटैक करने जब आए तो पहले नीचे से आएगा, ऊपर से तो आएगा नहीं, क्योंकि हवाई जहाज उस टाइम पे होते नहीं थे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, दुर्ग जो होता था ऊपर किले के रूप में बनाया जाता था और निचला शहर नीचे बनाया जाता, ताकि जो है इनकी सुरक्षा राजा महाराजा की किया जा सके। ये है जो है एक वैज्ञानिक पद्धति से वहाँ पे बनाया गया था। अब दोस्तों इसके बारे में एक एक करके आपको व्याख्या करनी है, जब व्याख्या कर देंगे तो पूरा नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। जिसे देखिए पहले लिखेंगे सिंधु घाटी जो है सभ्यता में जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सबसे प्रसिद्ध स्थल माने गए हैं। यद्यप हड़प्पा से सबसे पहले जो है खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले खोजा गया था, ठीक है। आगे है यहाँ पे इस सभ्यता की ओर और भी स्थल हैं, लेकिन ये दोनों स्थल प्रसिद्ध स्थल माने जाते हैं। यहाँ खुदाई में महत्वपूर्ण वस्तु भी प्राप्त हुए हैं। तो ये तो बात होगी प्रसिद्ध स्थल के बारे में। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखेंगे विशाल स्नानागार। फिर जो है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, और उसके बारे में लिखेंगे कि बड़े बड़े जो है स्नान के जो है वहाँ पे कमरे मिले हैं, कुएँ मिले हुए हैं, लोग जहाँ पे स्नान करते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए कम से कम एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 पेज में करना होगा, ध्यान रखेंगे 3 पेज में करना होगा, तभी जो है आपको 10 नंबर मिल पाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा और उस टाइम को मैनेजमेंट को जो है अच्छे से आपको कवर करनी है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना है दोस्तों, बना बना के लिख कर आइए, छोड़कर मत आइए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अगर कुछ लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आता है ऐतिहासिक तिथि। ऐतिहासिक तिथि जो है कुछ इस प्रकार से ऐतिहासिक तिथियाँ दिया रहता है और एक एक नंबर का प्रश्न होता है, कुल मिला के 10 नंबर आपके यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं आता है ऐतिहासिक तिथि तो कुछ ना कुछ आप लिख दीजिए, मतलब एक डेट लिखिए और उसकी घटना के बारे में लिखिए कि कौन सी घटना घटी थी जो आपको याद है। अगर इसमें से नहीं आता है तब की बात कर रहा हूँ, अगर आता है तो उसके बारे में लिखिए कि कौन सी घटना घटी थी। ऐसे ही मानचित्र में करना है। चलिए इसको कॉपी में देख लेते कैसे आपको भरना है। आपको दोस्तों ऊपर यहाँ पे लिख देना है ऐतिहासिक तिथियाँ और यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर नंबर 25, जो भी प्रश्न उत्तर नंबर रहेगा उसको लिखना है और यहाँ पे लिखना है तिथियाँ, यहाँ पे लिखना है घटना, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद में लिखना है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे का खा करके रहेगा, पूरा रहेगा, ऐसे 10 नाम लिख लेना है। एक एक लाइन का गैप कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि जो है एक एक नंबर का ये पूरा प्रश्न है, ठीक है, एक एक नंबर का है और आपको जो है एक नंबर मिलेगा, तो सही तरीके से लिखेंगे तो जो है पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कटेगा नहीं। अगर सही तो है, सही है तो पूरा नंबर जरूर मिलेगा। 185 ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी ईसा मसीह जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी कहा जाता है। तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने नाम सुना होगा, उसका जो है अंत यानी पतन हो गया था 185 ईसा पूर्व में। इसके बाद है 78। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है 78 ईस्वी में क्या हुआ था। 78 ईस्वी की घटना की बात करें तो कनिष्क का राजरोहण हुआ था, ठीक है, कनिष्क का राजरोहण हुआ था। मैं छोटा सा आपको एक छोटा सा जो है ट्रिक बता दूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके जो है इस प्रकार से जो है, मान लीजिए ये हमारी उंगलियां होती हैं, तो आपके देखिए यहाँ पे एक छोटी सी उंगली होती है एकदम सबसे लास्ट में, जिसे कानी उंगली बोलते हैं ना, कनिष्क बोलते हैं, कानी उंगली है ना। तो यहाँ पे जो है आप इस जो है कानी लिखा हुआ है, तो जो कनिष्क की जो उंगली है आप इसको जो है इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस उंगली को। तो यहाँ पे देखिए 7-8 लिखा है और कनिष्क उंगली, तो कनिष्क यानी कनिष्क का राजरोहण। आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये 78 वाला बार बार पूछा तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है देखिए 1333 ईस्वी में क्या हुआ था? इब्न बतूता पहने जूता, ठीक है। इब्न बतूता सिंध पहुंचा था, तो इब्न बतूता जो था ये सिंध पहुंचा था, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 333 लास्ट में लिखा है, 333 में इब्न बतूता। अगर आप जो है जूता खरीदने जाएंगे तो आपको 333 में मिल रहा है, तो इब्न बतूता
जो है 333 में, यानी जूता आपको 333 मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक बना के याद कर लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए 1469 ईस्वी में क्या हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है 1518 में पुर्तगाली यात्री का जो है भारत का आगमन हुआ था, मतलब जो पुर्तगाली यात्री थे उसमें से भारत में जो है यात्रा किया था। अगला है 1658 ईस्वी में जो है धर्मत की लड़ाई या फिर औरंगजेब, मतलब धर्मत की लड़ाई हुई थी जिसमें औरंगजेब और दारा सिकोह के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। अगला है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है और यही देखिए सही तरीका होता है लिखने का डेट का। इसके बाद है आपका 1875 में रैयतों का विद्रोह हुआ था, जो रैयत होते हैं उनका विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे है 1881 में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ था, यानी देखिए आगे एक पीछे एक बीच में 8-8 है। ठीक है, आगे एक पीछे एक बीच में 8-8 है। इस दिन क्या हुआ था, नियमित नहीं नियम जो है एक नियम रूप से जनगणना का प्रारंभ हुआ था, यानी 10 साल बाद जो जनगणना शुरुआत हुई थी वो यहाँ शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखिए 1917 में देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी की सबसे पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन माने जाती है। तो दोस्तों ये थे 10 ऐतिहासिक तिथि, इनको अच्छे से देख लीजिए, इसमें भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा मानचित्र। मानचित्र में जो है आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे मानचित्र के लिए, 5 नाम मानचित्र में भरना होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो 5 नाम अलग अलग भर देना, लेकिन छोड़कर मानचित्र नहीं आना है, कुछ ना कुछ भर कर आना है। तो चलिए इसको भरते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से सवाल देख लीजिए और इसको मानचित्र में भरना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे मानचित्र कार्य लिख देंगे और प्रश्न उत्तर नंबर लिख देंगे और पांचों का आंसर एक साथ यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद जो है आपको एक मानचित्र मिलेगा। ठीक है, एक मानचित्र आपको दिया जाएगा भारत का, और उसमें जो है उन पांचों नामों को, जो यहाँ पे 5 नाम है, इन्हीं पांचों नामों को जो है मानचित्र में भरना है। ठीक है, सही जगह दर्शा देंगे, सही नाम लिख देंगे तो जो है पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, यानी जो है आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है मानचित्र भरा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए काशी की बात हो रही है, पहले देखिए पटना यानी पाटलिपुत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए पटना जो है यहाँ पे है पटना पाटलिपुत्र, और उसका जो है प्रश्न संख्या पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है कुरुक्षेत्र में देखिए यहाँ पे है हरियाणा में कुरुक्षेत्र, यहाँ पे है दिल्ली के थोड़ा ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है सोपारा और भापरू नाम दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए भाबरू हो जाएगा और यहाँ पे सोपारा हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे काशी मगध दिया है और नई दिल्ली दिया है, तो काशी देखिए यहाँ पे जो है पड़ता है जिसे वाराणसी कहते हैं, मगध यहाँ पे देखिए बिहार में पड़ता है, नई दिल्ली यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मानचित्र भरेंगे। मानचित्र भरने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, बहुत ही कमाल का है, उसे जरूर देखिए आप लोग।